आरसी सर्किट के अंदर कंप्लीट एनालिसिस हमारा हो चुका है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इनिशियल स्टेट में क्या बिहेवियर रहता है, फाइनली कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, टाइम कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, उसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, सारा पार्ट डिस्कशन हो चुका है। अब अपन इस सेशन में बात करेंगे एक जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए, ठीक है। और हमारे पास उसके लिए एक रामबाण ट्रिक है, और ये ट्रिक यहाँ भी काम आएगी, प्लस यानी कि आरसी सर्किट में भी काम आएगी ये ट्रिक, और एलआर सर्किट में भी काम आएगी, ठीक है। और एलआर और आरसी दोनों मिलके इनका एक क्वेश्चन जेईई एडवांस में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, मेंस और एडवांस दोनों में ही। तो ये वाला सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी भी है। बस आप इस ट्रिक को थोड़ा आराम से देखिएगा क्या बोलती है, फिर आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। इस रामबाण ट्रिक के अकॉर्डिंग यदि आपको कोई भी एक पैरामीटर निकालना हो, चाहे वो कैपेसिटर के केस में चार्ज हो, पोटेंशियल हो, करंट हो, सिमिलरली जब आप बाद में इंडक्टर पढ़ोगे तो वहाँ भी आपके पास चार्ज वहाँ करंट आएगा, पोटेंशियल आएगा, इस टाइप की चीज़ों की बात करेंगे। तो इन सब को रिलेट करने के लिए किसी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, तो कोई भी क्वांटिटी में एक जनरल क्वांटिटी एफ ले लेता हूँ, इट मे बी चार्ज, करंट, पोटेंशियल। तो यदि आपको किसी जनरल क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए टी टाइम पे, तो आप इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, इट इज़ एफ 0 प्लस माइनस एफ इनफाइनेट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस एफ इनफाइनेट। इस फॉर्मूले से हमेशा के लिए आंसर आ जाएगा। बस ये आपके पास यहाँ पे एक रामबाण है ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए, आपको कभी केवीएल केसीएल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपने टाइम कांस्टेंट में जब ट्रिक बताई थी टाइम कांस्टेंट निकालने की, तो बोला था कि भाई कब कब आप टाइम कांस्टेंट इस ट्रिक से निकाल सकते हो। जब आप वो ट्रिक से टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हो तब ये प्रॉब्लम हमेशा वैलिड रहेगी, ये ट्रिक हमेशा वैलिड रहेगी। इस जनरल फॉर्मूले से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एफ का मतलब आपके पास एफ चार्ज हो सकता है, करंट हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, कुछ भी आप जो भी लेना चाह रहे हो, ठीक है। और 0 प्लस का मीनिंग क्या होगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी स्विच ऑन करने के जस्ट बाद में वो पैरामीटर कितना था। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये आपके पास इनिशियल स्टेट में कैसा बिहेवियर होता है वहाँ से निकलेगा, और ये आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी थर्ड लेक्चर में 0 प्लस और इन्फाइनाइट के बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। बस वही चीज़ें यहाँ पे देखनी है और वैल्यू पुट करेंगे, चीज़ें सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब एक छोटा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल करते हैं और इन सारी चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस प्रॉब्लम में गिवन है कि आपके पास ये जो स्विच है इट इज इनिशियली इन अ पोजीशन ए फॉर सफिशेंटली लॉन्ग टाइम, यानी स्टार्टिंग के अंदर इस तरीके से कनेक्शन है लंबे टाइम तक। जब लॉन्ग टाइम तक इस तरीके से कनेक्शन रखोगे तो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इस लूप में इस तरीके से चार्ज फ्लो होगा, और ये वाला लूप जैसे ही चार्ज होगा, अब आप पास फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम इस कैपेसिटर के अंदर से पास होने वाली करंट 0, यानी कि यहाँ से जो पास होने वाली करंट होगी वो 0 होगी, तो इसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। यदि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सी पे आ जाएगा। तो सी पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सी पे ई, यानी सी पे चार्ज कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस सी और इधर माइनस का सी ई, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, बढ़िया है। फिर क्या बोल रहे हैं, द स्विच इज टर्न टू द पोजिशन बी, टी इक्वल टू 0 पे, यानी अब आप स्विच की पोजीशन ए की बजाय बी पे करते हो और उसी मोमेंट पे आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो, ठीक है। यानी अब नज़ारा ये है कि आप पास ये चार्ज हो गया है,
ये सारी चीज़ें भाई चार्ज हो गई, अच्छी बात है। अब आपके पास कनेक्शन आपने ऐसे कर दिया और ये कनेक्शन आपने किया है एट टी इक्वल टू 0। इसका मीनिंग है कि जैसे आपने कनेक्शन किया आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। अब कुछ बातें पूछी आपसे वन बाय वन। क्या पूछा है? पहले पार्ट में पूछा है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी होल्ड एट टी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे सी की जो दोनों प्लेट है उन पे चार्ज कितना रहेगा? आपको सी रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके स्विच को यहाँ कनेक्ट करने से जस्ट पहले इतना ही था ना, तो जस्ट बाद में भी इतना ही रहेगा। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट बोला है कि एट टी इक्वल टू इन्फाइनिट, यानी आपने पोजीशन बी पे कनेक्ट करने के बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम दोनों कैपेसिटर पे कितने चार्ज रहेंगे, ये वाला और ये वाला। एक ये पार्ट पूछा है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला कि करंट कितनी फ्लो होगी, करंट द करंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड इन्फाइनिट। उस मोमेंट पे करंट के लिए टाइम कांस्टेंट कितना होगा? बिल्कुल निकालेंगे टाइम कांस्टेंट। इवन अपन करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं करंट की। आगे देखो, हमसे पूछा है कि एनर्जी लॉस कितना होगा टी इक्वल टू 0 से लगा के टी इक्वल टू इन्फाइनिट तक। एनर्जी लॉस का हमेशा फंडा याद रखना बेटा। एनर्जी लॉस आप इससे पहले पढ़ के आए हो, जब दो कैपेसिटर कनेक्ट करते थे क्या होता, और कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने पे क्या होता है। एनर्जी लॉस जो पढ़ गए वही हमेशा रहेगा। आरसी सर्किट में कुछ अलग से चेंजेस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली प्रोसेस को स्लो कर सकता है। हीट कितनी लॉस होगी, एनर्जी लॉस कितना होगा, उसको कभी अफेक्ट नहीं करेगा रेजिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, ठीक है। इसलिए ये आप अलग से नए फॉर्मूले याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पहले पढ़ के आए हो बिल्कुल वही फंडे यूज़ कीजिए। एंड द लास्ट पार्ट, टाइम कांस्टेंट, टाइम एट विच चार्ज इन कैपेसिटर सी इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट टी इक्वल टू 0। इनिशियली यहाँ जितना चार्ज था उसको आधा होने में कितना टाइम लगेगा, ये पार्ट पूछा हुआ है। अपन चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे सी पे, और ट्वाइस ऑफ सी पे भी चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। हम सारा पार्ट वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इधर देखो भाई, तो ये हमारे पास सिचुएशन है, और अभी एट टी इक्वल टू, अभी हमारे पास एट टी इक्वल टू 0 पे यहाँ चार्ज है सी ई, यहाँ चार्ज है माइनस का सी ई, और कनेक्शन अपन ने ऐसे कर रखा है। यही हालात है। सबसे पहले देख लेते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के बाद में क्या होगा। तो लंबे टाइम के बाद में यहाँ से यही एक लूप बन रहा है। इस लूप में जितना चार्ज फ्लो होना था वो हो जाएगा, यानी फाइनली इसमें फ्लो होने वाली करंट की बात करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। इस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अब मेरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से बात करूं तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमेरिकली इक्वल होगा और अपोजिट पोलैरिटी के साथ होगा, ताकि क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, ठीक है। यही नज़ारा होने वाला है। बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि भाई इस सब के अंदर इतने लॉन्ग टाइम के अंदर यहाँ पे टोटल क्यू चार्ज फ्लो हुआ ऐसे, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा सी ई माइनस क्यू, और यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा क्यू। ऑफकोर्स उधर वाली प्लेट पे माइनस का क्यू और इधर वाली प्लेट पे माइनस सी ई माइनस क्यू, ठीक है। इस तरीके से चार्जेज आ जाएंगे, बढ़िया। और दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करो, तो मैं लिखूँगा सी ई माइनस क्यू डिवाइड बाई सी, ये पोटेंशियल डिफरेंस। उधर वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। एक सी से सी कट गया, ट्वाइस ऑफ सी ई माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स सी ई डिवाइड बाई 3। यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम यदि आप चार्ज की बात करोगे, चार्ज ऑन सी एट इन्फाइनिट पे सी पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दो,
तो ये आ जाएगा आपका CE डिवाइड बाई 3। और आफ्टर लॉन्ग टाइम ट्वाइस ऑफ C पे कितना चार्ज होगा, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स CE डिवाइड बाई 3। क्यों, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी जब आपको एग्जैक्ट इक्वेशन लिखनी है ट्रांजिएंट स्टेट की, तो ठीक है। और जब हम बात करेंगे C पे चार्ज कितना होगा 0 प्लस पे, तो आपको पता है 0 प्लस पे उतना ही चार्ज होता है जितना 0 माइनस पे होता है, CE। और ट्वाइस ऑफ C पे आपके पास ट्वाइस ऑफ C पे चार्ज कितना होगा 0 प्लस पे, तो आप कहोगे 0 माइनस पे कितना था, तो वो अनचार्ज था, तो अनचार्ज रहेगा, ठीक है। और करंट की वैल्यू t को 0 पे आपको पता चल गई, आप चाहो सर t को इन्फाइनिट पे पता चल गई, t को 0 पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये वाला पार्ट देखते भाई, अभी आपसे ये बोला गया था ना इधर वाले पार्ट में, एट t को 0 पे दोनों पे फाइनली चार्ज कितना होगा C और ट्वाइस ऑफ C पे, तो C पे इन्फाइनिट पे चार्ज रहेगा CE बाई 3 और दूसरे पे ट्वाइस ऑफ CE बाई 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा। पहले का A करेक्ट, दूसरे का C करेक्ट। अब बात हो रही है कि करंट के बारे में बात हो रही है कि करंट आप पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। बिल्कुल करंट का टाइम कांस्टेंट निकालते भाई। करंट का टाइम कांस्टेंट के लिए मैं सर्किट को दोबारा बनाता हूँ। बेसिकली हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि कम्प्लीटली चार्ज है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास कैपेसिटर है ट्वाइस ऑफ C वाला, ये R और ट्वाइस ऑफ R। देखिए भाई, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसे इक्विवेलेंट ऐसा मान सकता हूँ, दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में आ गए, तो मैं इसे दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज देख लो, R और 2R का सीरीज कितना हो जाएगा आप पास, दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज हो जाएगा 3R हो जाएगा। और मैंने कहा था कैपेसिटर सीरीज में होगा तो भी ये ट्रिक काम आएगी, तो मैं दोनों कैपेसिटर की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लिख दूं, ठीक है। तो सीरीज में आप पास कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कितना होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो यह आ जाएगा 2/3 टाइम्स C। अब यदि आप यहाँ से R इक्विवेलेंट देखोगे, टाइम कांस्टेंट टाउ देखना हो तो आप बोल सकते हो RC, एक सिंगल कैपेसिटर और सिंगल रेजिस्टेंस बचा है ना, तो आपको इक्विवेलेंट के लिए ओपन सर्किट करके ये भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स RC। तो ये आपके पास टाइम कांस्टेंट रहेगा। ये आप करंट के लिए बोलो, चार्ज के लिए बोलो, सब के लिए टाइम कांस्टेंट इतना ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि करंट कितनी होगी एट t = 0 प्लस पे, करंट कितनी होगी, करंट कितनी होगी सर्किट पे 0 प्लस पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 0 प्लस पे आपके पास जो पहले वाला कैपेसिटर है, छोटे से इंटरवल के लिए आपको पता है कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, एक बैटरी की तरह। तो ये ट्वाइस ऑफ R एज इट इज़, ये वाला R एज इट इज़, इधर वाला कैपेसिटर अनचार्ज था तो ये ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं, और इसका E है, तो सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होगी I। तो I एट 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E डिवाइड बाई 3R। ये हमारे पास सर्किट में करंट होगी 0 प्लस पे, यानी यहाँ पे भी बोला जाएगा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पूछा नहीं था लेकिन यदि पूछ लेते तो मैं उसे लिख सकता था, क्या लिख सकता था, करंट एट 0 प्लस पे करंट कितनी है E/3R माइनस करंट एट इन्फाइनेट 0 e⁻t/τ 2RC प्लस करंट एट इन्फाइनेट 0। इस तरीके से ये करंट एक्सपोनेंशियली डीके हो रही है, e⁻t/2R। यदि आपको चाहिए चार्ज ऑन कैपेसिटर C एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे,
0+ पे कितना चार्ज था, तो वो था हमारे पास CE। और फाइनली इन्फाइनिट पे चार्ज कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास CE/3 e की पावर -T/τ उतना ही है 2RC, ठीक है। और T को इन्फाइनिट पे हमारे पास चार्ज कितना हो गया, वो है CE/3। इसे सॉल्व करो, ये कितना बनेगा 2 टाइम्स CE/3 e की पावर -T/2RC प्लस CE/3। ये आ गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिमिलरली आप चार्ज ऑन ट्वाइस ऑफ C वाले पे भी निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला आप खुद कर लीजिएगा बेटा, बस ट्रिक ये सारी वैल्यू पुट ही तो करनी है। अब यहाँ पे जो पूछा हुआ है वो पूछा है कि आपके पास द टाइम एट विच चार्ज ऑन C रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट T=0। T=0 पे जो वैल्यू थी उसकी आधी वैल्यू हो जाए, तो T=0 पे तो वैल्यू थी CE, तो इसकी आधी वैल्यू हो जाए, उसके लिए टाइम कितना होगा, तो मान लेते हैं टाइम T1 होगा। वैल्यू पुट कर दो 2CE/3 e की पावर -T1/2RC, T1 ही चाहिए अपने को, प्लस CE/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो आपके पास ये CE तो कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, 1/2 - 1/3 इज इक्वल टू 1/3 e की पावर -T1/2RC, यही बचता है 1/2 - 1/3। इसीलिए आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 - 1/3 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6, ठीक है। 1/2 - 1/3 करेंगे तो आपके पास 1/6 आ जाएगा, सही है। अब आगे देखो भाई, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आगे देखो, इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, e की पावर T1/2RC, ये आपके पास हो जाएगा 2 के इक्वल। मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो T1/2RC इट कैन बी रिटन एज ln2, और T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 2RC ln2। आप चाहो तो 2 को अंदर भेजोगे तो इसे कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है RC ln2 की पावर 2 दैट इज़ 4। अब देख लीजिए किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 2RC ln2, तो आप पास ऑप्शन C करेक्ट है। अब बस फोर्थ वाला पार्ट की बात कर लेते हैं, एनर्जी लॉस की। एनर्जी लॉस के लिए मैंने क्या बोला है, आप जो पहले फार्मूला पढ़ गए बस वही फार्मूला यूज करो। तो एनर्जी लॉस का क्या फार्मूला पहले ऐसे पढ़ गए थे, ΔH इज इक्वल टू 1/2 C1/C2/C1 प्लस C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला पढ़ा था, बस यही फार्मूला लगा दो। कैप ये रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को स्लो करेंगे और कुछ नहीं। एक की वैल्यू C है, दूसरे की ट्वाइस ऑफ C है। एक पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस E है, दूसरे पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये कितना आ गया 1/3 CE², ये आ गया हीट लॉस ΔH 1/3 CE²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/3 CE², ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल से सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे अपने कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा KVL KCL से इक्वेशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बस जो रामबाण वाला ये फार्मूला है, इसकी सारी वैल्यूज सेपरेटली कैलकुलेट करो और पुट करो। और टाइम कांस्टेंट के लिए ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक अपन बता चुके हैं। इनिशियल स्टेट कैसे निकालते हैं, फाइनल कैसे निकालते हैं, ये भी बातें हो चुकी है। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया है। अब आप इस पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं।